हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं संजय गुप्ता, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टीवा बसई, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12th के अंदर गणित विषय की क्लासों को, और ऑनलाइन क्लासें हैं। प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा और उसके माध्यम से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। लॉकडाउन के अंदर काफी नुकसान हो रहा है विद्यार्थियों की पढ़ाई का, और उसी को ध्यान रखते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके, उसको कम से कम किया जा सके। सरकार ने स्माइल प्रोग्राम जो चलाया है उसका उद्देश्य भी यही है कि लॉकडाउन के अंदर विद्यार्थी अपने घर पे सुरक्षित रहते हुए और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। विद्यार्थियों, कक्षा 12 के अंदर गणित कुल 100 विषय का है। 100 अंक के अंदर 20 अंक अपने सेशनल भेजे जाते हैं। 80 जो अंक हैं उनको 6 इकाइयों में बांटा गया है। सबसे पहले हम उन इकाइयों से परिचय हो लेते हैं, उन इकाइयों का परिचय ले लेते हैं। पहली इकाई है संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। 7 अंक की ये इकाई है और 7 अंक में हमें 2 प्रश्नावली पढ़नी है। एक तो फलनों के प्रकार, संयुक्त फलन, फलन के ऊपर आधारित कुछ संक्रियाएं, वो हम पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से हमारा पहला परिचय होगा ही। जैसे हम सामान्य त्रिकोणमितीय फलन पढ़ के आए हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, यहाँ पर उनका प्रतिलोम करना है। यानी साइन एक्स की जगह हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। इस तरह के जो फलन हैं इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में बीजगणित है। बीजगणित काफी महत्वपूर्ण है, 10 अंक का है। इसमें हमारे पास में 3 टॉपिक हैं और तीनों आपके लिए नए टॉपिक हैं। जैसे सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इसी से संबंधित है सारणिक, और सारणिक का उपयोग करते हुए रैखिक समीकरणों का किस प्रकार से हल किया जाता है ये इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद में सबसे बड़ी जो इकाई है वो है कलन। कलन यानी कि कैलकुलस, और कैलकुलस के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है समाकलन का, दूसरा पार्ट है अवकलन का। अवकलन के बारे में सातत्यता, अवकलनीयता, अवकलन के सामान्य जो तरीके हैं, प्रारंभिक विधि से अवकलन ज्ञात करना, ये आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर विस्तार से अवकलन को पढ़ेंगे, अवकलन करने के अलग अलग तरीके, अवकलन के अनुप्रयोग, जैसे कि उच्चिष्ट, निम्निष्ट ज्ञात करना, ज्यामिति के अंदर रेखाओं के समीकरण, इनमें अवकलन का क्या उपयोग हो सकता है। किसी एक राशि के परिवर्तन की दर आपको दी हुई है, जैसे गुब्बारा फुलाया जा रहा है तो उसमें उसकी त्रिज्या के परिवर्तन की दर अपने को ज्ञात है, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, उसके आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी, इसका हम अवकलन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो पार्ट है इसी में वो है समाकलन। समाकलन अंकों के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाकलन के अंदर हमारे पास में समाकलन करने के तरीके कौन कौन से हैं। समाकलन 2 प्रकार के हैं, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन है, उसके गुणधर्म क्या हैं, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग क्या हैं, वो हम देखेंगे कि हम क्षेत्रफल ज्ञात करने में, क्षेत्रमिति ज्ञात करने में निश्चित समाकलन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में समाकलन के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास में अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण काफी महत्वपूर्ण है, समाकलन के ऊपर आधारित है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो कलन 38 मार्क्स का है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सदिश व त्रिविम ज्यामिति 2 प्रश्नावलियां हैं हमारे पास में। सदिश में हमारे पास 2 बिंदु हैं कि अदिश गुणा और सदिश गुणा। अदिश गुणा तो जब 2 सदिशों का गुणा किया जाए तो एक अदिश राशि प्राप्त हो। सदिश गुणा के अंदर 2 सदिशों का गुणा किया जाए और एक सदिश राशि प्राप्त हो, और उनका जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, उनके बारे में अपने को जानकारी करनी है। त्रिविम ज्यामिति के अंतर्गत हम 3D के अंदर, त्रिविम के अंदर सरल रेखा और समतल, इनका अध्ययन करेंगे। सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है, त्रिविम ज्यामिति के अंदर
सरल रेखाओं का प्रच्छेदन, उनका प्रच्छेदन बिंदु, समतल के अलग अलग रूप, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और बहुत ही बढ़िया 7+7 7 अंक में ही सदिश, 7 अंक में ही त्रिविम ज्यामिति, और उसके बाद में रैखिक प्रोग्रामन जो कि असमीकाओं के ऊपर आधारित प्रश्नावली है। असमीकाएं समीकरण से विभिन्न, समीकरण में जहां दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, असमीकाओं में एक पक्ष छोटा होता है, एक पक्ष बड़ा होता है, तो उसके उपयोग के माध्यम से रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करना, इसके बारे में यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। और छठी जो यूनिट है वो प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में 11वीं में पढ़ के आए हैं अपन, लेकिन वहां पर सामान्य जानकारी ली हमने प्रायिकता की। यहाँ पर मुख्य रूप से हम सहप्रतिबंध प्रायिकता और उसके जो एप्लीकेशंस हैं, बेज प्रमेय और जो बर्नौली थ्योरम है प्रायिकता के ऊपर, इन सब के बारे में काफी विस्तार से पढ़ेंगे। तो प्रायिकता के ऊपर काफी कुछ दिया हुआ है +2 के अंदर। तो इस तरह से अंकों का विभाजन किया हुआ है। पुराने पेपर्स आपको देखने हैं, पुराने पेपर्स देखने से आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सी प्रश्नावलियां हैं उनसे बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी प्रश्नावलियां हैं उनसे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर 6-6 अंक के 5 प्रश्न आएंगे, तो उस हिसाब से अपने को तैयार रहना है कि जो बड़े प्रश्न हैं, जैसे बड़े प्रश्न आप देखें तो आपको यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे बड़े प्रश्न, तो उनको अपने को अच्छे से तैयार करना है। प्रायिकता से भी एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त कक्षा 11 में जो हम पढ़ के आए हैं वो कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास कक्षा 11 की पुस्तक अभी भी है, तो उसको आपको कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उसके लिए रिपीट करना है। जैसे संयुक्त फलन है, तो कक्षा 11 में शुरुआत में हम संबंध और फलन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, समुच्चय सिद्धांत हम पढ़ते हैं, वो चीजें यहाँ पर बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से कक्षा 11 में त्रिकोणमिति के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। त्रिकोणमिति बच्चों एक ऐसी प्रश्नावली है जो 12वीं में आपको नजर तो नहीं आएगी, लेकिन लगभग 20 से 25 अंक के प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जहां पर त्रिकोणमिति का रोल आपको नजर आएगा। जैसे समाकलन के जितने भी प्रश्न आते हैं उनमें लगभग प्रश्नों में आपको त्रिकोणमिति नजर आएगी, अवकलन के प्रश्नों में आपको त्रिकोणमिति नजर आएगी। इसलिए त्रिकोणमिति के सूत्र आप बेहद ही इंपॉर्टेंट मानते हुए उनकी एक कॉपी बना लीजिए, एक पेपर के ऊपर लिख करके उनको बार बार दोहराते रहिए। इसी तरह से कक्षा 11 के अंदर द्विविम ज्यामिति के अंदर रेखा, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, इनके सूत्र दिए हुए हैं। तो इनकी अपने को प्रश्नों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनकी सामान्य जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कक्षा 11 की त्रिकोणमिति, कक्षा 11 की 2D यानी द्विविम ज्यामिति के सूत्र, इसी तरह से जैसे प्रायिकता पढ़ेंगे तो 11वीं की प्रायिकता तो आपको पढ़नी है, साथ में क्रमचय और संचय के जो सूत्र हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के, उनके सूत्र आप जरूर याद कीजिए। कहने का अभिप्राय है गणित क्रमिक विकास है। आप ये नहीं मान के चले कि आप 12वीं में हो गए हैं तो 11वीं के गणित की उपयोगिता नहीं है। गणित में क्रमिक विकास होता है। कक्षा 11 में आपने महसूस किया होगा कि कुछ चीजें कक्षा 10 से हमें 11वीं में लाभ पहुंचा रही हैं, लेकिन 11वीं और 12वीं की किताबों में बहुत ज्यादा इंटरलिंकिंग है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप 11वीं की किताब से महत्वपूर्ण प्रश्नों के, महत्वपूर्ण सूत्रों के 8 या 10 पेज अपने तैयार कर लें, और खास तौर से त्रिकोणमिति के सूत्र, खास तौर से 2D के द्विविम ज्यामिति के सूत्र, ऐसे जो सूत्र हैं वो बार बार यहाँ पे पुनरावृत्त होंगे। एक 6 नंबर का सवाल केवल इसलिए गलत हो जाता है कि विद्यार्थी को sin 3x का, cos 3x का, tan 3x का सूत्र नहीं आता। इसलिए आप 1-2 दिन के अंदर ये काम कर लीजिए। नित्य प्रति हम एक वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे, और +2 का जो मैथ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और गणित के अंदर निरंतरता बहुत ही महत्वपूर्ण है। किताब अगर आपको पुरानी उपलब्ध हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। किताब का मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिए, और नित्य प्रति जो चीज आपको पढ़ाई जाती है उसको आप तैयार कीजिए।
और आपकी यह यात्रा बहुत ही शुभ होगी। धन्यवाद।